नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना है जो आप सबको बताना चाहता हूं। मित्रों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। अब दिल्ली में बरसात का आज पहला दिन था। आज मध्य रात्रि से जब आप सब सो रहे होंगे तो जो बीती रात है घनघोर बारिश हुई। मेरे तरफ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, नदी नाले उले थे वो सारे भर गए हैं। बरसात में कई चीजें दुखदाई होती हैं, मतलब कई तरह के फंगस उत्पन्न होते हैं, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कई तरह के मच्छर और कई तरह के मौसमी बरसाती बीमारी होती है। वो तो बचाव से या चिकित्सीय उपाय से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो आज नई दिल्ली स्टेशन पर देखने को मिली कि एक थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, वहां एक बिजली का पोल था। एक महिला वहां से गुजर रही थी तो बिजली के पोल से सटने के बाद, टच होने के बाद उस महिला के शरीर में बिजली के पोल में दौड़ रहा करंट लगा और वो मौके पर ही मर गई। मौत बड़ा दुखद है। किसी का भी मौत किसी भी परिस्थिति में हो, अगर इस तरह से दर्दनाक हो तो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। BSES इसकी जिम्मेवारी उठाती है कि नहीं, यह दिल्ली सरकार जाने और BSES जाने। लेकिन आपसे जो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वो यह कि बरसात में कई चीजों से आप बचाव करके अपने आप को रखें। एक तो थोड़े से भी अगर कोई गड्ढे में पानी हो तो आपको पता नहीं कि वहां कितना गड्ढा है, क्योंकि गंदा पानी होने से नीचे गहराई का पता नहीं चलता। तो आप अपना अगर बाइक चला रहे हो या पैदल ही चल रहे हो तो बहुत ही सावधानी से चलें, क्योंकि कई बार सीवर की ढक्कन होती है, देखने में बड़ी छोटी होती है लेकिन पांव पड़ता है, आदमी सीधे नीचे चला जाता है। कई CCTV वीडियोज और फुटेज हम लोग रोज देखते हैं। तो एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बरसात में बरसाती बीमारियों के साथ साथ इन सब चीजों की भी विशेष ध्यान रखें। और सावधानी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बिजली के खंभों से बहुत दूर रहें। अगर अत्यंत आवश्यक ना हो तो आप आना जाना कम करें और बरसात में उन सब प्रिकॉशंस को लें जो शरीर के बचाव के साथ साथ आपका जान बचाने के भी कारगर साबित हो। तो यह बात आप ध्यान रखें, यही आपसे प्रार्थना है। मित्रों, आज आपातकाल 25 जून है। आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव को डिस्क्वालीफाई हो जाने की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी थी। आज के ही तारीख में हमारे लोकतंत्र के सारे मान्यताओं को कब्जे में ले लिया गया था। जो उस वक्त के नेता थे या तो वो जेल में थे या भूमिगत थे या फिर यातनाएं झेल रहे थे। एक तो मैं उन तमाम अपने लीडरान को, नेताओं को जो इमरजेंसी में यातनाएं झेल करके लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किए और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की, उन सबको मैं बारंबार प्रणाम शत वंदन करता हूं। कई लोग हमारे निजी जानने वाले लोग हैं जो 77 के इमरजेंसी की चर्चा करते थे। हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली में आज कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और कई कार्यक्रमों में मैं गया भी और जाता भी रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे 77 इमरजेंसी के महावीरों को मैं मिला हूं, जानता हूं, कईयों से बड़ा नजदीकी संबंध है। उन लोगों ने जिस तरह की यात्राओं का वर्णन किया है वो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार हम कहाँ हैं, हम क्या संघर्ष कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने 77 के इमरजेंसी में किया था। लेकिन वो बीती बात है। अब ऐसी कोई पुनरावृत्त ना हो इमरजेंसी की या किसी तरह की, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। एक हंसने वाली बात कही या सीरियस बात कही है। आज 25 तारीख है और परसों पटना में एक आयोजन हुआ था गैर मोदी दलों की, मतलब मोदी विरोधियों की। उसके मुख्य भूमिका सूत्रधार थे नीतीश कुमार, जो स्वयं ही 77 आंदोलन के उपज बताए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव उसकी अगवानी कर रहे थे, जो 77 आंदोलन के प्रणेता बताए जाते हैं। और वो तमाम लोग जो लोकतंत्र समर्थक और इमरजेंसी को दुखद और दुखदायी बताने वाले लोग थे, वह सब लोग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरजेंसी लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी के अपने पौत्र राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे और उनके साथ गलबहियां कर रहे थे।
और आगे के रणनीति उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के साथ या उनको लेकर के चलना है, यह बात की कसमें खा रहे थे। मतलब लोकतंत्र और इमरजेंसी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपनी सत्ता का खतरा हो या सत्ता मिलने की उम्मीद दूर दूर और बहुत दूर तक ना हो, तो इमरजेंसी लगाने वालों के साथ भी जाने में कोई परहेज गुरेज किसी को नहीं है। यह पटना में दिख गया है। किसकी तारीफ की जाए, किसकी शिकायतें मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि नेताओं का कोई दीन ईमान आजकल हो नहीं रहा है। अगर कोई किसी बात पर सोचता है तो वह सिर्फ एक ही नीति है, एक ही निर्णय है कि किसी भी तरह से ये इनके सत्ता हाथ से जानी नहीं चाहिए या सत्ता हाथ में आनी ही चाहिए। इसी दो नीति पर देश चल रहा है और देश का राजनीतिक चल रहा है, जो अत्यंत दुखद, चिंताजनक और निंदा योग्य है। खैर, आज का मेरा मुद्दा यह नहीं था। आज का मुद्दा था कि क्या बदला है और क्या और बदलना चाहिए, क्या कुछ बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है। मित्रों, सबसे ज्यादा चिंता का स्थिति था प्रेस की, क्योंकि प्रेस की बिजली काट दी गई थी। सवेरे कोई अखबार नहीं निकला था, क्योंकि प्रेस वालों को ये कहा गया था कि आप अखबार निकालने से पहले संजय गांधी को दिखाइएगा, क्योंकि संजय गांधी ही सरकार चला रहे थे, नेप से इंदिरा गांधी के पुत्र। पत्रकारों की उस वक्त रीढ़ बची हुई थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उनकी बिजली काट दी गई। मतलब अगले दिन 25 जून के दिन, 26 जून है, उस दिन किसी को कोई अखबार नहीं मिला था। वो रेडियो पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। यही लोगों को पता चला और इसी से लोगों को आपातकाल का दर्द का एहसास होना शुरू हुआ। लेकिन तब कुछ पत्रकार थे जिन्होंने अखबार छापा, लेकिन पन्ने को ब्लैंक कर दिया। मतलब कहा कि मैं तुम्हारी हुक्म को नहीं मानूंगा, अपना भी बात बेशक ना कहूं। उन्होंने विरोध का प्रदर्शन किया था। आज इमरजेंसी नहीं है और इमरजेंसी आगे होगी भी नहीं, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन क्या पत्रकारिता स्वतंत्र है 77 से? क्या 77 से बेहतर स्थिति में हमारे अखबार है, पत्रिकाएं हैं, समाचार एजेंसियां हैं, समाचार चैनल हैं और स्व को कहने वाले पत्रकार हैं? मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में दो ही पत्रकार रह गए हैं। पहला या तो वो मोदी के साथ है या दूसरा मोदी के खिलाफ है। कोई न्यूट्रल लोग होंगे तो कहीं होंगे, आमतौर पर दिखते नहीं हैं, और आज जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। तो कोई लोग होंगे जो कुंठित होंगे और कहीं बैठे होंगे। हालांकि आजकल कुंठा निकालने के बहुत सारे माध्यम हैं। पहले तो एकमात्र माध्यम अखबार होता था। अगर संपादक ने आपको अपने अखबार में स्थान देने के योग्य नहीं समझा तो आप घर में कुंठित होते रहिए, आपको कौन सुन रहा है। लेकिन आज फ्रस्ट्रेशन निकालने के बहुत सारे माध्यम है। आप यूट्यूब पर बोल सकते हैं, फेसबुक पर बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं, ट्विटर पर बोल सकते हैं। कई तरह के सोशल मीडिया है और बहुत सारे सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट पर इतने ज्यादा व्यूअर्स होते हैं जितना समाचार चैनलों पर नहीं होते। तो आपको अपनी बात रखने की प्लेटफॉर्म है, स्थान है, सिर्फ आपको अपना बात रखना है। तब भी निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ईमानदारी से बात रखने वालों की घोर अभाव है। मोदी का अमेरिका दौरे का दो ही घटना को ले लें तो कुछ लोग तो यह कह रहे थे कि मोदी का अमेरिका दौरा एकदम फेल है, और कुछ लोग कह रहे थे कि अमेरिकी संसद में जिस तरह से अमेरिकी सांसदों ने करीब करीब 11 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया मोदी को और खड़ा होकर के करतल ध्वनि से मोदी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया, उनका हौसला अफजाई की, उसका उदाहरण इसके पहले देखने को नहीं मिलता है। अब मैं अमेरिका में नहीं था, मैं समाचार चैनल पर देख करके अपनी राय बनाया। तो अगर मैं विपक्ष वाले को जाना तो कहा कि ऐसा मोदी फेल हो गए हैं, वो बता रहे थे, और अगर मैं पक्ष वाले को जानूंगा कि मोदी की तो बड़ी वाहवाही हुई, वो बता रहे थे। तो मतलब निष्पक्ष न्यूज तो मुझे मिली नहीं। तो क्या इमरजेंसी से ज्यादा बुरी स्थिति में आज की पत्रकारिता है या उससे कुछ बेहतर है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि 77 में 25 जून के दिन मैं इस अवस्था में नहीं था कि चीजों को आज जैसी स्थिति से आकलन करने की सलाहियत, शक्ति और समझ रखता हूं। 25 जून 1977 बहुत ज्यादा आयु नहीं था मेरा, चीजों को समझने की स्थिति में मैं नहीं था। लेकिन आज मैं समझ सकता हूं कि आज जिस दुर्दिन में पत्रकारिता गुजर रही है, इससे बदतर तो 77 में नहीं होगी, क्योंकि 77 कितना ही बदतर स्थिति में हो, रीढ़विहीन पत्रकार नहीं थे। आज की नौकरशाही का क्या कहना।
नौकरशाही के नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कांड और घोटाले हो जाते हैं और नौकरशाही कुछ नहीं कर रही है। इमरजेंसी में इससे बदतर थी क्या? आज की पब्लिक, और कोई छोड़िए, पब्लिक को ही दो तरह के पब्लिक है, या तो वो मोदी का अंधभक्त है या मोदी का बिल्कुल खिलाफ है। अगर मोदी का खिलाफ है तो वो हर उस बात में मीन मेख निकालेगा जो देश में वाकई बढ़िया हो रहा है। जैसे मैं तो मुफ्तखोरी को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता, लेकिन यह बात तो मैं मानूंगा ही और आपको भी मानना पड़ेगा कि करीब करीब 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त में नरेंद्र मोदी कोरोना काल की विभत्सा की वजह से दे रहे थे, वो दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन इसका दुर्गुण भी है कि आज आजादी के 75-76 साल बाद भी हम 135-40 करोड़ में 80-90 करोड़ लोग ऐसे अभी भी रखे हैं जो 2 जून की रोटी अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से नहीं जुटा पाते हैं और उन्हें मुफ्त में देना पड़ रहा है। अब इस पर इतराएं या शर्माएं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे तो यह लग रहा है कि यह घबराने, शर्माने और परेशान होने वाली बात है कि 75 वर्ष के बाद भी हम 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को, मतलब करीब करीब 80-90% आबादी को भरपेट भोजन, स्वच्छ पेय, स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। मतलब हमने कुछ नहीं किया है। आपातकाल एक यह भी है, प्रशासनिक आपातकाल, राजकीय आपातकाल, शासकीय आपातकाल, और राजनीति में तो कौन सा काल है मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि आज के तारीख में कोई भी नेता जनता के किसी मुद्दे को उठाने को तैयार ही नहीं है, ना ही वो जनता के मुद्दे से रिलेट करता। उसे उन्हीं मुद्दों में प्यार है, लगाव है, जिससे उसे सरकार को अपदस्थ करने, सरकार को बेईमान साबित करने और सरकार के प्रति जनभावनाओं को भड़काने में मदद मिलता हो। चाहे वो प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा हो, जो कई तरह के सामरिक महत्व और समझौतों के लिए बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन विपक्ष मणिपुर के एक भूभाग में कुछ अस्थिरता आई हुई है जिसको लेकर के बखान कर रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जिसका तकनीकी स्थानांतरण भी भारत को होगा, मतलब कुछ सालों में भारत स्वयं उस चीज को बनाने की दक्षता हासिल कर लेगी, इतना बड़ा काम हुआ है। विपक्ष इतना लापरवाह है कि वो उसकी तारीफ करने के बजाय मणिपुर की रोना रो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को तुरंत और त्वरित रूप से उस पर एक्शन लेकर के उसको सुलझाना चाहिए, उसे तुरंत उसका समाधान निकालना चाहिए, यह अत्यंत जरूरी है। लेकिन कई चीज होता है कि बहुत त्वरित कार्रवाई करने से वो बिगड़ जाता है, और कई चीजें होता है जो चीजों को समझने में समय लगता है कि आखिर अपने ही घर को अपने ही लोग क्यों फूंक रहे हैं, कारण क्या है। यह चीजें पता लगा के, और कहा जाता है कि अगर बीमारी बहुत पुरानी हो तो तुरंत कार्रवाई करने से बिगड़ जाती है और धीरे धीरे इलाज, पक्का इलाज होता है। तो हो सकता है वो आयुर्वेदिक इलाज और होम्योपैथी का पक्का इलाज मोदी कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि होम्योपैथी दवाई का रिएक्शन दोनों जल्दी दिखता नहीं है, जड़ से बीमारी मिट जाती है, यही एहसास अंत में होता है। तो हमारे लोग इन सब चीजों पर विचार बनाने, राय देने और जनमानस को यह बताने के लिए कि भाई मणिपुर जल रहा है, उसका समाधान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इन मामलों में बहुत कारगर है, हम इसकी तारीफ करते हैं। तब जाकर कहूंगा कि राजनीतिक जनभावनाओं की राजनीति है और जनता की राजनीति है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि देश का कोई भी राजनीतिक दल जनता के मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहा है, उसके खुद के मुद्दे और खुद की राजनीति सफल करने के बहाने ढूंढ रहा है, समय ढूंढ रहा है, जो देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि लोकतंत्र का आज काला दिन है। आज एक दिन लोकतंत्र को गिरवी रखा गया था, कुचला गया था, और आज के दिन यह बात कहना ठीक नहीं है। अंत में एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आजकल जानकारी के बहुत सारे माध्यम हैं, अभाव में आप नहीं है। पहले होता था कि अखबार नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या है, रेडियो पर समाचार नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ। आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति है कि नई दिल्ली स्टेशन में बिजली के खंभे से एक महिला का मृत्यु का सूचना समाचार से पहले सोशल मीडिया पर आ गया था, और वह सोशल मीडिया की शक्ति है कि कई बार समाचार चैनल वाले सोशल मीडिया से खबर उठा करके समाचार पर चलाते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें और समझ करके, जांच करके, तथ्यों की जानकारी हासिल करके ही समाचार को एडेप्ट करें, स्वीकार करें, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर अनसोशल चीजें फैलाई जाती हैं जो गलत है।
अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज लोकतंत्र हनन का दिन है, लोकतंत्र दोबारा हमारे देश में खतरे में ना पड़े। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बरसात में बचाव के उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि दवा से इलाज होता है और बचाव का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।